हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशन फॉर यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ। और ये जो टॉपिक है ऐसे का, इसमें हम देखेंगे नेचुरल फार्मिंग को। तो क्या होती है नेचुरल फार्मिंग, इस ऐसे के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग, तो इसमें जो है विचारणीय बिंदु क्या क्या है पहले देखते हैं इनको, और फिर हम पूरे ऐसे को समझेंगे। तो विचारणीय बिंदु जो है, ये नेचुरल फार्मिंग का संदर्भ क्या है, क्या होता है नेचुरल फार्मिंग, पहले ये देखेंगे सबसे पहले। फिर क्या है नेचुरल फार्मिंग, फिर नेचुरल फार्मिंग का महत्व क्या है, इस पे बात करेंगे। फिर नेचुरल फार्मिंग से संबंधित चुनौतियां क्या है भारत जैसे देश के अंदर, और फिर इससे नेचुरल फार्मिंग को लेकर के क्या क्या पहल जो है ये ली गई है। जैसा कि बजट में भी इस बार जो है नेचुरल फार्मिंग को रखा गया है, और आगे की राह जो है ये क्या है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। तो चर्चा में क्यों है नेचुरल फार्मिंग, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह किया। इस बार बजट में भी जो है ये 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के तरफ ले जाने के लिए बजट में बोली गई है बात। तो क्या है नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसे रासायन मुक्त कृषि या फिर केमिकल फ्री फार्मिंग और पशुधन आधारित लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित, तो कृषि पारिस्थितिकी मतलब एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के मानकों पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो पेड़ों फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की अनुमति मिलती है। तो इससे क्या मिलती है, इससे जिससे कार्यात्मक जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी के इष्टतम उपयोग, बायोडायवर्सिटी का जो क्या बोल सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से उपयोग की अनुमति मिलती है। यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। तो मेन पर्पस क्या है कि जो किसानों की आय है वो बढ़े, कहने का मतलब जो उत्पादन है वो बरकरार रहे और केमिकल फ्री तरीके से, जिससे कि एनवायरनमेंट भी अच्छे से रहे, बायोडायवर्सिटी या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े, सॉइल की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानुबो मासा मासा नूबू नोबू फुकुओका मासानुबू फुकुओका ने 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन जो कि किताब है फुकुओका जी की, इन्होंने 1975 में अपनी पुस्तक में पेश किया था। तो ये जो कृषि की पद्धति है ये इंडिया के अंदर पता नहीं कितने सालों से यूज की जा रही है, लेकिन इसको जो है ये जो दार्शनिक हैं, किसान हैं, मासानुबो फुकुओका, इन्होंने 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजित कृषि का एक रूप माना जाता है जो ग्रह को बचाने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना, तो भारत की जो परंपरा है और परंपराओं से जो चली आ रही कृषि पद्धति है ये वैसी ही कुछ है। तो भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये योजना शुरू की गई थी और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना का उद्देश्य बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों
के आयात को कम कर पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो कुल मिलाकर के ये जो योजना है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम योजना का उद्देश्य जो है कि बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों के आयात को कम कर पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेचुरल फार्मिंग का महत्व क्या है? तो उत्पादन नेचुरल फार्मिंग का महत्व जो है कि उत्पादन की न्यूनतम लागत। तो नेचुरल फार्मिंग से इसका महत्व क्या है कि उत्पादन की न्यूनतम लागत, कोई उत्पादन की जो लागत है वो काफी कम होगी, क्योंकि केमिकल फ्री या फिर फर्टिलाइजर फ्री होगा तो उत्पादन की न्यूनतम लागत लगेगी। इसे रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण विकास के साथ एक लागत प्रभावी कृषि पद्धति प्रथा माना जाता है। बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। तो सबसे पहली चीज की लागत जो है वो बहुत कम लगेगी और फिर बेहतर स्वास्थ्य भी मिलेगा, क्योंकि अगर केमिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरों का भय नहीं रहता है। साथ ही भोजन में उच्च पोषक तत्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। रोजगार सृजन। तो अब जो लोग खेती करेंगे उनको रोजगार भी मिलेगा। तो प्राकृतिक खेती आगत उद्यमों, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि के कारण रोजगार सृजन करती है। तो प्राकृतिक खेती आगत उद्यमों, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्र में विपणन आदि के कारण रोजगार सृजन करती है। प्राकृतिक खेती में अधिशेष का गांव में ही निवेश किया जाता है। तो प्राकृतिक खेती में अधिशेष का गांव में ही निवेश किया जाता है, क्योंकि इसमें रोजगार सृजन की क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन जो है ये रुकेगा। तो नेचुरल फार्मिंग में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक एमिनिटीज हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो गांव के लोग हैं वो उनके द्वारा ही इसको किया जा सकता है, जिससे कि रोजगार सृजन होगा। और अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेंगे। पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षित भी होता है इसकी वजह से, नेचुरल फार्मिंग से। तो यह बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि, जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पद चिन्हों के साथ जल का अधिक न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करती है। पशुधन संधारणीयता। तो पशुधन संधारणीयता क्या है? तो कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करता है। तो कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करता है। जीवामृत और बीजामृत जैसे पर्यावरण जीवामृत और बीजामृत जैसे पर्यावरण के अनुकूल जैव आदान गाय के गोबर और मूत्र तथा अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किया जाता है। लचीलापन, रेजिलियंस। यह बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि, जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन और नाइट्रोजन पद चिन्हों के साथ जल का अधिक न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करती है। तो रेजिलियंस जो है इसमें क्या होगा नेचुरल फार्मिंग में? नेचुरल फार्मिंग जो है ये बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि, जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पद चिन्हों के साथ जल का अधिक न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करती है। नेचुरल फार्मिंग मौसम की चरम सीमाओं के खिलाफ फसल को लचीलापन प्रदान करके किसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो हार्श से हार्श कंडीशन भी होगा,
तो भी ये जो फसलें हैं नेचुरल फार्मिंग से अगर उगाया जाए तो अच्छे तरीके से उगेंगी। नेचुरल फार्मिंग से संबंधित चुनौतियां क्या है? तो नेचुरल फार्मिंग में क्या है, केमिकल और फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो पैदावार जो है ये अब्रप्टली डाउन हो जाएगी। तो सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है और में जैविक खेती में परिवर्तन के बाद पैदावार में कुछ गिरावट देखी गई है। कुछ वर्षों के बाद शून्य बजट प्राकृतिक खेती ZBNF के उत्पादन में गिरावट के चलते कई किसान पारंपरिक खेती में लौट आए हैं। तो कुछ वर्षों के बाद शून्य जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के उत्पादन में गिरावट के चलते कई किसान जो है ये जो पारंपरिक खेती होती थी उसमें वापस चले आए। उत्पादकता और आय बढ़ाने में असमर्थ। तो उत्पादकता और आय बढ़ाने में असमर्थ। तो देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अगर किया जाएगा तो उत्पादकता नहीं बढ़ेगी और उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तो जो आय है वो बढ़ना मुश्किल है। ZBNF ने निश्चित रूप से मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में मदद की है, जबकि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में इसकी भूमिका अभी तक निर्णायक नहीं है। प्राकृतिक आदानों की उपलब्धता का अभाव। प्राकृतिक आदानों की उपलब्धता का अभाव। तो प्राकृतिक आदानों की उपलब्धता का अभाव। किसान अक्सर आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी का हवाला, कहने का मतलब जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है, देते हैं, जो रसायन मुक्त कृषि में संक्रमण के लिए एक बाधा के रूप में है। प्रत्येक किसान के पास अपना आदान बढ़ाने हेतु समय, धैर्य या श्रम नहीं होता है। तो प्रत्येक किसान जो है ये इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो इतना समय दे पाए, उनके पास इतना धैर्य और श्रम नहीं होता है। पोषक तत्वों की कमी। तो नेचर सस्टेनेबिलिटी के एक अध्ययन में कहा गया है, तो नेचर सस्टेनेबिलिटी की एक रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि प्राकृतिक आदानों का पोषक मूल्य कम आदान वाले खेतों, कम मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के मूल्य के समान है, लेकिन उच्च आदान वाले खेतों में यह कम है। जब इस तरह से पोषक तत्वों की कमी बड़े पैमाने पर होती है तो यह वर्षों में उपज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा चिंताओं का कारण बन सकते हैं। तो इसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी है। संबंधित पहल क्या है? तो बारानी क्षेत्र बारानी क्षेत्र विकास कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन NMSA, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY और ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये संबंधित पहलें हैं जो कि सरकार के द्वारा इनिशिएट की गई हैं। तो बारानी क्षेत्र विकास कृषि वानिकी पर उप मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्रीन इंडिया मिशन। अब आगे की राह क्या है? तो गंगा बेसिन से परे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो गंगा बेसिन से इतर जो क्षेत्र हैं वहां पर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्षा सिंचित क्षेत्र सिंचाई के प्रचलित क्षेत्र की तुलना में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल 1/3 उपयोग करते हैं। तो वर्षा सिंचित क्षेत्र जो है जहां पे बारिश अच्छी होती है, सिंचाई के प्रचलित क्षेत्र की तुलना में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल 1/3 उपयोग करते हैं। जहां बारिश अच्छी होती है वहां पे ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं यूज होता है और वहां पे केवल 1/3 फर्टिलाइजर ही रिक्वायर्ड है। रसायन मुक्त कृषि के लिए आदानों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म उद्यम को आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों
की अनुपलब्धता की चुनौती को दूर करने हेतु सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के लिए जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं और उनका उत्पादन करने वाले जो एमएसएमईज हैं, उनको आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की अनुपलब्धता की चुनौती को दूर करने के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट जो है ये बेसिक एमिनिटीज जो भी रिक्वायर्ड है नेचुरल फार्मिंग के लिए, उनको प्रोवाइड कराने में मदद करेगी। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ग्राम स्तरीय इनपुट और बिक्री की दुकानों की स्थापना के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो मेन चीज क्या है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तरीय इनपुट और बिक्री की दुकानों की स्थापना के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मतलब जो भी चीजें हैं एमिनिटीज, वो लोकल दुकानों पे भी अवेलेबल रहे, ये चीज कहा जा रहा है। सरकार को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, सरकार को ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें किसान संक्रमण काल के समय एक दूसरे से सीखे और एक दूसरे का समर्थन करे। तो सरकार को एक ऐसे इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें किसान संक्रमण काल के समय एक दूसरे से सीखे और एक दूसरे का समर्थन करे। कृषि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को स्थायी कृषि प्रथाओं पर कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को स्थायी कृषि प्रथाओं पर कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये जो ऐसे है ये कंप्लीट होता है, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।